स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि समास क्या होता है, समास की परिभाषा और उसके प्रकार। अब उन्हीं प्रकारों के बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात अव्यय वह होता है जो कभी खर्च नहीं होता। अर्थात अव्यय वह शब्द है जो व्याकरणिक रूप में लिंग, कारक, विभक्ति इन सब के प्रयोग होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि परंतु, लेकिन, इस प्रकार होता है। तो उसी प्रकार अव्यय का अर्थ है, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं प्रतिदिन, दिन। ठीक है, तो प्रति क्या है, इसमें अव्यय है। प्रति क्या है, इसमें अव्यय है। ठीक, तो इसमें अव्ययी भाव समास में पहला पद हमेशा प्रधान होता है, यानी प्रति क्या है, हमेशा इसमें प्रमुख होता है और ये एक प्रकार का अव्यय है। तो आपको कभी भी अव्ययी भाव समास पहचानना होगा तो आप सबसे पहले ध्यान देंगे कि इसमें अव्यय क्या है। तो इसमें हमेशा पहला पद प्रधान होता है, हमेशा इसमें पहला पद प्रधान होता है। उसी प्रकार उदाहरण देखेंगे हम आजीवन। तो आजीवन में आ क्या है, आ आपका है अव्यय, आजीवन, तो उसका समास विग्रह होगा जीवन भर। उसी प्रकार आमरण में भी आ आपका अव्यय है तो उसका समास विग्रह होगा मरण तक। उसी प्रकार समुद्र भी में आपका आ जो है अव्यय है, तो ये समुद्र तक होगा समास विग्रह। उसी प्रकार प्रतिमास, तो प्रतिमास में प्रति क्या है, आपका अव्यय है जिसका समास विग्रह होगा हर मास। उसी प्रकार प्रतिक्षण में भी आपका प्रति क्या है, अव्यय है, प्रत्येक क्षण। आगे एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रतिवर्ष। तो प्रति इसमें अव्यय है, प्रत्येक वर्ष। उसी प्रकार भरपेट में पहला क्या है, पहला पद भर है तो भर एक अव्यय है तो उसका समास विग्रह होगा पेट भर के। उसी प्रकार यथानियम, तो यथा क्या है, आपका पहला पद है और ये एक अव्यय है तो नियम के अनुसार। उसी प्रकार यथा विधि के अनुसार, यथा रुचि के अनुसार, यथा स्थिति के अनुसार, यथा समय के अनुसार। तो इसमें यथा क्या है, एक अव्यय है। ठीक, उसी प्रकार रात भर, तो रात भर कभी भी अव्यय, इसमें समास में दो पद होते हैं ना। पहले मैंने जब बताया था नियम बताया था मैंने, तो उसमें मैंने बताया था कि समास में हमेशा दो पद होते हैं। तो रात भर, तो रात क्या है, इसमें पहला पद है और भर क्या है, दूसरा पद। तो रात क्या है, एक अव्यय है तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, रात भर का समास विग्रह पूरी रात। उसी प्रकार रातों रात, तो रातों रात में भी रात क्या है, पहला पद अव्यय है तो इसका समास विग्रह होगा रात ही रात में। अनुरूप में अनु क्या है, अव्यय है तो इसका समास विग्रह होगा रूप के अनुसार। अब हम दूसरा समास पढ़ते हैं। दूसरा समास चूंकि मैंने लिखाया था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बहुत लंबा है इसलिए अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। अब हम दूसरा पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या था, अव्यय था। उसी प्रकार द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक है। जैसे कि समास में पहले ही बताया था मैंने नियम में कि दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो यहाँ पे पहला पद क्या है, नव, और दूसरा पद क्या है, ग्रह। तो नवग्रह में नौ ग्रहों का समाहार, तो समास विग्रह कैसे बनेगा, नौ ग्रहों का समाहार। तो उसी प्रकार समस्त पद बनेंगे नवरत्न। ठीक, तो समास विग्रह क्या होगा, नवरत्नों का समाहार। उसी प्रकार नवनिधियों का समाहार। पंचतंत्र पंचतंत्रों का समाहार। तो ये सब में क्या है, नव मतलब 9, ठीक, पंच मतलब 5। तो यहाँ पे क्या है, संख्याओं का आभास हो रहा है, पंच यानी 5। तिरंगा में तिरंगा, ठीक है, 3 रंगों का समाहार। तो यहाँ पे तिरंगा मतलब 3, यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है हमें, तो इसलिए क्या होगा, द्विगु समास होगा। उसी प्रकार पंचवटी, 5 वटों का समाहार, अर्थात पंच मतलब 5, तो यहाँ संख्या का बोध हो रहा है। उसी प्रकार त्रिकोण,
तीन कोणों का समाहार, त्रि मतलब तीन, तीन कोणों का समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। चौमासा, चार मासों का समाहार। तो चौ क्या है यहाँ पर? चौ क्या है यहाँ पर? संख्या है। चौ मतलब चार, त्रि मतलब तीन, तो चार मासों का समाहार। सप्तद्वीप, सात द्वीपों का समाहार। तो सप्त क्या है यहाँ पर? संख्या है, सात है, तो इस प्रकार क्या होगा? सात द्वीपों का समाहार। तो इस प्रकार हम द्विगु समास समझे कि उसमें क्या है। सबसे पहले संख्या का बोध होता है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, द्वंद्व समास। अब पढ़ते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, अर्थात दोनों पद ही एक दूसरे से आपस में जुड़े हों। जैसे भाई बहन, भाई बहन क्या है यहाँ पे? जैसे मैंने एग्जांपल लिया भाई बहन, भाई बहन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों का किसी न किसी तरह से एक दूसरे से संबंध है, तो उसका समास विग्रह होगा भाई और बहन। और इन दोनों पदों को मिलाते समय बीच में क्या चिन्ह का प्रयोग हुआ है? योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया तो भाई बहन, ठीक, तो बीच में क्या है? योजक चिन्ह। लेकिन वही समास विग्रह जब हम करेंगे तो यहाँ भाई और ये योजक चिन्ह हटकर यहाँ और जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? भाई और बहन। उसी प्रकार अन्न जल, अन्न और जल, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, गुण दोष, गुण और दोष, जन्म मरण, जन्म और मरण, धूप दीप, धूप और दीप। तो इस प्रकार दोनों पद किसी न किसी से एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? जुड़े हुए हैं। मतलब दोनों में किसी न किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। माता पिता, जैसे एक बच्चे का संबंध माता पिता से होता है तो दोनों का यहाँ पे यूज किया गया है, माता पिता, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन, लव कुश, लव और कुश, सुख दुख, सुख और दुख। जिस प्रकार जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है, तो उसी प्रकार यहाँ पे दोनों का समास विग्रह होगा सुख और दुख। योजक चिन्ह हटकर यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? और शब्द जुड़ जाएगा। हानि लाभ, हानि और लाभ, दाल रोटी, दाल और रोटी। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, इसमें दो नियम बताए गए हैं। कर्मधारय समास में दो नियम बताए हैं, जिसमें पहला पद क्या होता है? विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य होता है। उसका एक नियम है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। अर्थात इसमें दो नियम बताए हैं। पहला क्या है? पहले पद में विशेषण और दूसरे पद में विशेष्य होता है। और दूसरा नियम है जिसमें पहला पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान। विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। उसी प्रकार विशेष्य, यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ लेते हैं अंधकूप, तो इसमें पहला पद क्या है? अंध क्या है? विशेषण है, और कूप क्या है? विशेष्य है। तो क्योंकि हम यहाँ पे कुएं की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, कूप का अर्थ होता है कुआं और अंध का अर्थ होता है अंधा, तो यहाँ पे अंधकूप का क्या होगा? अंधा है जो कूप, अर्थात जो कुआं अंधा है, अर्थात कुएं के अंदर क्या होता है? अंधेरा होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे विशेषण और विशेष शब्द की जानकारी हमें समझ में आती है कि विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे यहाँ पे कूप की विशेषता बताई गई, तो यहाँ पे कुआं कैसा है? अंधेरा, कुएं में क्या है? अंधेरा है। ठीक उसी प्रकार उपमेय और उपमान और उपमेय के बारे में हम पढ़ते हैं। जिससे उपमा दी जाए, उपमान क्या है? जिससे उपमा दी जाए, और उपमेय क्या है? जिसकी उपमा दी जाए। जैसे एग्जाम्पल कमल नयन, तो कमल क्या है? यहाँ पे उपमेय है, और नयन क्या है?
उपमान है। तो कमल के समान नयन, यानी कि हम कमल को किसके समान मान रहे हैं? नयन के समान। नयन मतलब होता है नेत्र, अर्थात जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात कमल को हम आंखों के समान मान रहे हैं। तो हम एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान को समझने के बाद हम उदाहरण की ओर जाते हैं। जैसे अंधकूप, अंधा है जो कूप, अधपका, अध क्या है यहाँ पे? विशेषण है, और पका क्या है? विशेष्य है। तो यहाँ पे कुछ चीज क्या हो गया? आधा पका हुआ है। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण का अर्थ होता है काला, तो सर्प क्या है? काला है। अर्थात हम यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? सांप की विशेषता बताई जा रही। उसी प्रकार नील कमल, नीला है जो कमल, तो कमल की विशेषता बताई जा रही कि कमल क्या है? नीला है। महात्मा, महान है जो पुरुष, यहाँ पे पुरुष के बारे में बताया जा रहा है कि पुरुष क्या है? महान है, अर्थात पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। उसी प्रकार महासागर, महान सागर, अर्थात सागर की विशेषता बताई गई है। अब हम आते हैं उपमेय, उपमान, कर्मधारय, अर्थात यहाँ पे उपमेय और उपमान से बने हुए कुछ शब्द लिए गए हैं। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, घन श्याम, घन के समान श्याम, घन मतलब बादल, तो बादल कभी कभी देखना काले काले बादल होते हैं, श्याम का अर्थ होता है काला, तो कभी कभी काले बादल होते हैं, तो बादल या मतलब घन के समान श्याम, यानी बादल के समान क्या है? श्याम दिख रहे हैं, या फिर श्याम के समान भी बादल कहा जा सकता है। मुख चंद्र, चंद्र के समान मुख, यानी चंद्रमा को किसके समान माना गया है? यानी यहाँ पे किसी के चेहरे की तुलना चंद्रमा से की गई है। उसी प्रकार विद्या धन, विद्या रूपी धन, विद्या क्या है? हमारे लिए धन के समान बहुमूल्य है। उसी प्रकार ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। तो इस प्रकार कर्मधारय समास होता है जिसमें विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान चारों शब्द होते हैं, और चारों का प्रयोग करते हुए हमें कर्मधारय समास के बारे में पढ़ना है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। विशेषण जिसमें उसकी विशेषता बताई जाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उसी प्रकार उपमान, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं, और उपमेय जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो इस प्रकार कर्मधारय समास आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। थैंक यू।